जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार। नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे अखिलेश का दावा पूरा होगा हर वादा। समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज से लोगों से सुझाव मांगे गए थे और इन्हीं सुझाव के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसे नाम दिया गया है जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार। इस विजन डॉक्यूमेंट में संविधान की रक्षा का अधिकार, लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार और देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय का अधिकार आवश्यक है। 2025 तक जातिगत जनगणना, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण और केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और किसानों को एमएसपी की गारंटी देकर सपा ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अखिलेश यादव ने गरीबों तक आने वाला राशन, पौष्टिक भोजन, जीडीपी 3% से बढ़ाकर 6% और पुरानी पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल करने और अग्निवीर नीति को भी समाप्त करने का वादा किया है। घोषणा पत्र देखकर लगता है कि सपा ने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है। अब इस विजन को पूरा करने के लिए सपा का क्या रोड मैप होगा और जनता का विश्वास वो कैसे जीतेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी ने सपा के घोषणा पत्र पर तंज भी कसा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है। विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो और जो फार्मूला दिया गया है C2 उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। युवा और रोजगार और डेटा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग दोगुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और इस सरकार ने जानबूझ करके अग्निवीर लाने का काम किया है। और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाई है सरकार क्योंकि जो हमारे गांव के परिवारों के बच्चे जो चले जाते थे उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं पे उनकी तरक्की हो जाती थी, खुशहाली आ जाती थी, उन्हें सम्मान मिलने लगता था, आर्थिक रूप से वो थोड़े बहुत खुशहाल हो जाते थे, उनकी अगली पीढ़ी अच्छा पढ़ लिख लेती थी, नौकरी अच्छी पा लेती थी। इसलिए जानबूझ करके कि गांव गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए, आगे न बढ़ पाए, ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। जब इस तरह की पार्टियों के गठबंधन होते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई भी घोषणा पत्र आता है। कांग्रेस ने अपना अलग जारी किया, सपा ने अपना अलग जारी किया। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि अवसरवादी गठबंधन है, ना ये नेतृत्व के मामले में एक है, ना नीति के मामले में एक है, ना नियत के मामले में एक है। इस तरह के घोषणा पत्र जनता के बीच में जब जाते हैं तो एक असमंजस की स्थिति होती है कि क्या ये लोग एक है भी, क्या जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका कोई अर्थ है भी। मुझे लगता है कि निरर्थक घोषणा पत्र है।
चलिए तो देखिए, अखिलेश का दावा तो है और पूरा होगा हर वादा, ये एक सवाल भी है। निश्चित तौर पर यदि मौका मिलता है और सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश से उतनी हिस्सेदारी होती है, तो निश्चित तौर पर उन पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घोषणा पत्र को निरर्थक बता रही है। उनका कहना है कि सब अपने अलग अलग तो आप लेकर आए हैं घोषणा पत्र, तो एकजुटता का संदेश तो पहले देना सीखिए। खैर, मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आजाद शम्सी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद शम्सी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर एसके दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। एसके दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव राव हमारे साथ होंगे, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले एसके दुबे जी आपसे ही करूंगी। और मुझे लगता है बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा पत्र को पढ़ा, देखा और समझा गया। अखिलेश यादव जी को भी हमने सुना, अच्छा है। मैंने जितनी चीजों को देखा, सुना और समझा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक चुनौती होगी, इसका रोड मैप कैसे तैयार होगा, कैसे इसको इंप्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि देखिए इलेक्शन है, जनता के बीच जा रहे हैं और इन बातों को लेकर जाना और उस विश्वास को जीत पाना, उसके लिए क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, जहां तक भारतीय आरोप करती रहती है, उसकी आदत बन गई। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ, वो उत्तर प्रदेश तक सीमित है। और जो हमें मध्य प्रदेश में एक सीट दी थी, वो वहां तक सीमित था। हमारा नेशनल अगर गठबंधन होता, तब तो हम कह सकते थे कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, कॉमन मैनिफेस्टो होना चाहिए। लेकिन ये हर पार्टी का अपना अलग अलग मैनिफेस्टो है, उसमें परेशानी क्यों हो रही है? लेकिन उसमें से भी कुछ चीजें हमारी कॉमन है। आप देखिए, अगर दोनों मैनिफेस्टो आप उठाइए तो आपको पता चलेगा कि एमएसपी देना कॉमन है, जाति जनगणना कॉमन है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अब इसमें भी हमारी जो और भी अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे मैं बच्चियों को केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, ये अच्छा है, कांग्रेस भी इसको अडॉप्ट करेगी। तो ऐसे बहुत सारी जो मुद्दे हैं, जैसे हिंदुस्तान में कोई भूख से ना मरे, क्या कांग्रेस को दिक्कत होगी? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के अभी हैं, कुछ हमारे हैं। फिर जब अगर हमारी सरकार बनती है, तब हम जाके उसको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और उस पर हम वर्क करेंगे, जिसमें हमारे ही पार्टी का नहीं बल्कि सभी पार्टियों के जो कॉमन मैनिफेस्टो के पॉइंट्स होंगे, उनको लिया जाएगा। तो इसमें बुराई कौन सी है? जब चार लोगों के विचार मिलते हैं और हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं समाज और देश के हित के लिए होता है। ठीक है एसके दुबे जी, ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। आजाद शम्सी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी। आजाद शम्सी जी, भारतीय जनता पार्टी को ये घोषणा पत्र निरर्थक क्यों लगता है? और इसलिए भी कि देखिए, बात तो महिलाओं की भी हुई है, बात निःशुल्क शिक्षा की भी हो रही है, बात कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करती हुई चीजें हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं, ये उस तरह से घोषणा पत्र नहीं है और इसका कोई मतलब या इसका कोई वजूद नहीं। ऐसा क्यों? नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो बहुत जल्द जनता के सामने आ जाएगा और ये क्षेत्रीय पार्टी का घोषणा पत्र है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला लोकसभा का चुनाव जो है पूरे देश पर आधारित है, राष्ट्रीय धर्म पर आधारित है, राष्ट्रीयता पर आधारित है। वही एक क्षेत्रीय पार्टी का घोषणा पत्र है जिसका कोई मायने ही नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने वो घोषणा पत्र जारी किया जिसका ये समझ लीजिए कि जीतना तो दूर की बात है, जीतने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अभी इन्होंने अपने गठबंधन दल के नेताओं के साथ मिलकर बिहार में देखा था, आपने जातिगत जनगणना का काम किया था, लेकिन हुआ क्या? ये अलग हो गया और कांग्रेस पार्टी ही अलग हो गई। तो समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जो आज भी जनता कहती कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कम से कम कानून था, कम से कम वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, किसानों को जो है तो राहत थी, छात्रों को राहत थी। होता क्या था कि छात्रों को जेल भेज दिया जाता था, ये काम किया जाता था और नकल माफिया जो है संगठित होकर अपराध करते थे
अपराधियों को इन्होंने किस तरीके से पोषित किया, ये भी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश जानता है किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए, और सरकार भी उन्हीं गुंडे माफियाओं के हाथों में दी थी जिन्होंने इनको जिताने का काम किया था, बूथ कैप्चरिंग का काम किया था। हजारों ऐसे उदाहरण है। हम इनको अगर लेकर चलेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सीधी सी बात यह है कि ये 2024 का चुनाव, एक तरफ वो पार्टी है जो 2 बार लगातार सत्ता में रही है, जनता जो है इनसे खुश है, जनता चाह रही कि भारतीय जनता पार्टी जो अधूरे काम देश में है, जो देश को मजबूत करने का काम है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समाप्त करने का काम था, जो है अपराध को खत्म करने का काम था, तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से की है, तो हमें ये लग रहा है कि जनता फिर एक बार अपना मूड बनाए हुए है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि मोदी जी के मुकाबले में कोई भी प्रत्याशी, कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। अभी तक इन्होंने कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिया, अभी तक इन्होंने कोई मुद्दे एक साथ नहीं है। जो भी मुद्दे हैं वो सब कुछ जो है तो कहीं ना कहीं इनके और उनके ऊपर डाइवर्ट करके है। इनका कोई एक मुद्दा नहीं है। 28 पार्टियों का इनका संगठन लगातार टूट रहा है, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से जिस तरीके से निकल कर लोग भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बन रहे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन रहे, उनसे सिपाही बन रहे। आपने देखा है गौरव वल्लभ जो राष्ट्रीय स्तर के इनके प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम जो है सनातन धर्म के विरोध में नारा नहीं लगा सकते, हम जय श्री राम बोल सकते, हम राम के भक्त हैं, हम कैसे राम की मर्यादा को जो लांघ सकते हैं, हम कैसे राम का विरोध कर सकते हैं, हम कैसे राम मंदिर का विरोध कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर सकते हैं। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, जब सुबह से शाम तक यही पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने के लिए कहा जाए, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार में, कहीं ना कहीं समाज में अपने को असहज महसूस करते हैं, समाज का सामना नहीं कर पाते। और ये समाजवादी पार्टी के लोग ये तो अभी जनता के बीच में जाने के पहले टीम बना रहे हैं कि भाई कहीं अगर अकेले गए तो जनता हमारे ऊपर हमला न कर दे, तो वहां के जो 2-4 गुंडे हैं उनको साथ में लेकर, 10-20 लोगों को, महिलाओं का साथ लेकर सब ये क्षेत्र में जाते हैं। आज इनका प्रत्याशी जो है वो क्षेत्र में जाने से डर रहा है, क्योंकि जनता इनसे यही सवाल कर रही है कि भाई कोरोना काल में आप कहाँ थे, देश में इतनी बड़ी आपदा आई कहाँ थी, 2014 में आप आए, उसके बाद नहीं दिखाई दिए। चलिए आजाद शम्सी जी, रोकूंगी बीच में। ठीक है, वापस आते हूँ। विश्वदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मेरी आवाज पहुंच रही है विश्वदेव जी? जी जी बिल्कुल राखी जी। विश्वदेव जी, देखिए ये पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है चुनाव का समय है, घोषणा पत्र जब आता है तो सबकी नजरें उस पर होती हैं और होनी भी चाहिए कि आप जनता के लिए क्या लेकर आए हैं, कितना महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र आया उसमें निःशुल्क शिक्षा से लेके, नौकरी से लेके, युवाओं से लेके, महिलाओं से लेके तमाम चीजों को शामिल किया गया। मैंने आज सवाल ही ये किया था कि कहीं ना कहीं इसका एक रोड मैप कैसे बनेगा, कैसे तैयार होगा, क्योंकि जनता के बीच आप प्रचार में भी जाएंगे तो इन मुद्दों को, इन बातों को आप रखेंगे, वो विश्वास कैसे जीत पाएंगे। आपसे मैं ये जानना चाहती हूं कि ये जो पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए हैं घोषणा पत्र में, ये कितना फायदा समाजवादी पार्टी को या गठबंधन में जिनके साथ ये हैं, और या पूरे मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं, उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से आगे सीटों की बढ़त में इसको फायदा मिलेगा? कि राखी जी, दोनों पार्टियों का, इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उनका दोनों का अगर घोषणा पत्र देखें, उनका न्याय पत्र है, इनका घोषणा पत्र है, इंसेंटिव पत्र जो है, इसमें लोक लुभावन चीजें बहुत हैं, बहुत भारी भरकम चीजें हैं। 5,000 रुपए महीना किसानों को देने की, 3,000 रुपए भत्ता महिलाओं को देने की, ये काफी भार डालेगा ट्रेजरी पे और इनकम जनरेशन पे, अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो। अभी भाजपा जो दे रही है पैसा, वही देने में भाजपा को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वो जबकि वो 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार क्वार्टरली 2,000 रुपए देती है, तो ये तो महीने की 5,000 की बात है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इनको बताना चाहिए, कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से होगा। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा ये है कि आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इसमें इनको एक चीज और जोड़नी चाहिए थी, जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूछा था 2 साल पहले। उसने कहा था कि फाइनेंशियल तरीके से इंक्लूजन करेंगे, कि जो जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, क्या उनको दरकिनार कर सकते हैं, क्या उनको साइडलाइन कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, तो एक प्रैक्टिकल बात होती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पहले ही बोल चुके हैं कि आरक्षण की बात नहीं करता मैं, गरीब, किसान, युवा, इनकी मैं बात करता हूं, ये आरक्षण की श्रेणी है। तो यहाँ पर दोनों का विरोधाभासी बातें आती हैं और एक समन्वय नहीं बैठ पाता कि आरक्षण किस स्थिति में जाएगा। इसके अलावा अगर राखी जी अगर देखें, अगर यहाँ पर
तो शुरुआत कहां से होती है? मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार, मोदी की 10 साल की सरकार, दोनों का आकलन करें तो एक सिर्फ प्रैक्टिकल फाइनेंशियल आकलन करें तो 2014 के पहले सेंसेक्स 25,000 पे था, 10 साल में 75,000 कल पहुंचा है सेंसेक्स। समझ लीजिए 50,000 की बढ़ोतरी हुई है फाइनेंशियल इंडेक्स में। तो ये, और 10 साल के मनमोहन सरकार में 16,000 से 13,000, 14,000 से लेके 25,000 पहुंचा था। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़े भी दिखाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को और सुधारा है, भारत की कैपेबिलिटीज को सुधारा है। तो इसलिए बाकी पार्टियों, कांग्रेस को खास तौर पे एक विस्तृत रोड मैप देना चाहिए था, जो मैंने उनके न्याय पत्र में पढ़ा भी। मुझे उस तरीके का कोई विस्तृत आंकड़े नहीं दिखाई दिए। उनको देना चाहिए, अभी भी समय है, चुनाव में अभी 10 दिन का समय है, उनको विस्तृत तौर पे उनको समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए। इसके अलावा राकेश जी एक बात और कहना चाहूंगा, दिखना चाहिए, जो आप कह रहे हैं वो दिखना चाहिए। क्या वो कैसे? आपने 80 सीटों, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, बाकी सीटें आपके पास हैं। समाजवादी पार्टी ने ज्यादातर घोषणा कर दी है कैंडिडेट्स की, कितनी महिला कैंडिडेट्स को वो आपने टिकट दिया है। आप 33% आरक्षण की बात करते हैं, यही सवाल भाजपा के लिए भी है, क्योंकि भाजपा भी बोलती है 33% आरक्षण देंगे। भाजपा को भी जवाब देना चाहिए कि 80 में से कितनी सीटें वो महिलाओं को दे रही हैं। तो कांग्रेस ने तो सिर्फ 1 सीट दी है, समाजवादी पार्टी ने अभी तक सिर्फ 4 से 5 सीटें दी हैं। तो राकेश जी मुझे लगता है ये सब बातों को जनता समझती भी है, और जनता को समझाना और विस्तृत तौर पे बताना आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप पार्टियों की, तो आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है डॉक्टर एस.के. दुबे जी, 2-3 बातें जो यहाँ सर वरिष्ठ पत्रकार ने भी कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उनकी बात अलग है, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, लेकिन कुछ सुझाव के तौर पे जो चीजें आई हैं, वही सवाल मैंने किया था कि उसका आप एक रोड मैप कैसे देंगे। ये भी हमें बताना होगा कि हम उस चीज को कैसे कर पाएंगे। क्लियरिटीज के साथ जाएंगे तो उसका प्रॉफिट कहना चाहिए कि उसका जो एक फायदा होता है या लाभ मिलता है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि जनता भी मुझे लगता है इतनी जागरूक हो गई है और वो समझती है कि कितना उनको मिलने की जरूरत है और कितना उनको मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे हमेशा हर चुनाव में वादे तो आते हैं, अब वो पूरे कितने होते हैं ये भी तो वो समझती हैं। नहीं, अगर आरक्षण दिया जा सकता है क्या, तो मैं बच्चियों को केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा मुफ्त नहीं दी जा सकती है? दी जा सकती है, क्यों नहीं दी जा सकती है? ये भगोड़े जो भाग गए हैं, जिन्होंने बैंकों को एकदम खस्ता हाल में पहुंचा दिया है, इनकी प्रॉपर्टियां बेचो भाई, तुम्हारे पास अधिकार है। अधिकार ने कब आए, तुम उसका पालन करो, उनका उपयोग करो और उनकी प्रॉपर्टियों को नीलाम करो, उनसे पैसा कमाओ। भगोड़े जो भाग गए हैं, बैंकों को दिवालिया, खुद अपने दिवालिया हो गए, लेकिन आज भी उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन बैंकों को कंगाल कर गए। तो अगर इस तरीके से जितने भी हिंदुस्तान के भगोड़े हैं या जो दिवालिया घोषित हो गए हैं, इनकी वास्तविकता की पहचान करके, कार्रवाई करके इनसे पैसा अगर वसूल किया जाए, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो महिलाओं को मंथली पैसे देने की बात हो या उनको शिक्षा में मुफ्त शिक्षा देने की बात हो या एमएसपी की बात हो, ये सारी चीजें पूरे हो सकते हैं। ये कॉमन चीज है। अरे आप सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट सरकार, इसका शायद आज तक कोई खुलासा नहीं करता है, कोई चैनल पे बोलना नहीं चाहता है। आपने शायद देखा होगा, अभी भी कोरोना के नाम पर स्पेशल ट्रेनें चलाते हैं और उसका जो किराया है वो तत्काल का चार्ज वसूल करते हैं। ये भ्रष्टाचारियों को तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकारों को। और बोलते हैं कि बहुत, आज एक ट्वीट आया था मेरे पास, उसमें बता रहा था उसने ITI किया कि भाई कैंसिलेशन का चार्ज ये क्यों लेते हैं, जब वेटिंग टिकट देते हैं तो आप कैंसिलेशन का चार्ज मत लें। 2000 करोड़ रुपए, 2000, विचार करिए, इतना पर ईयर इनको बेनिफिट होता है। जो टिकट 400 रुपए की होती है वो ये 600 रुपए में बेच रहे हैं। ये तो सीधे दलाल हो गए, ये दल्ले हैं, राजनीति के दल्ले हो गए। इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है और जनता का खून चूस रहे हैं। अगर इस तरीके से खून चूसेंगे ना तो भारतीय जनता जो है वो इनको निश्चित तौर पर लात मार के भगाएगी। देखिए, मुझे एक चीज समझ में आती है,
जहां तक महिलाओं को नौकरी में आरक्षण की बात कर रहे हैं या मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं या किसानों का एक मुद्दा बड़ा मुद्दा है, उनके एमएसपी की बात हो रही है, ये 2 3 4 पॉइंट तो देखिए ऐसे हैं जो बहुत प्रभावी हैं और इनका फर्क तो पड़ता है। बस इसको आप कैसे जनता तक प्रेजेंट कर रहे हैं या कैसे आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आप उस चीज को रख रहे हैं, ये मुझे लगता है पार्टी का ही दायित्व है। और रही बात जातिगत जनगणना की, अब मुझे लगता है 2025 तक यदि करने की बात है, यदि मौका मिलता है तो भी बहुत सारा एक क्राइटेरिया है इसके लिए, इतना आसान नहीं होगा। पर अच्छी बात है, ठीक है, आपने अपनी चीजों को रखा है। मुझे लगता है मैंने फिर वही बात मैं बोलूंगी, उसको आप कैसे स्मूथली जनता तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आरोप प्रत्यारोप में तो सब लोग उलझे रहते हैं, उनने ये किया, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो जनता सब देख रही है, निर्णय तो जनता को देना है, लेकिन हम अपनी बातों को कितने अच्छे से रखें ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजाद शमसी जी, 2-3 बातें बढ़ाऊंगी, जैसे कि किसानों की एमएसपी की बात हुई, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण की बात हुई, मुफ्त शिक्षा की बात हुई। मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के भी रहे हैं, हम दिल्ली में भी देख चुके हैं, किसानों को बहुत फोकस किया है, बीजेपी भी कहती है हम करेंगे, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, कांग्रेस भी अपने न्याय पत्र में लाई है। मुझे लग रहा है, और अभी देश में किसानों को लेकर क्या स्थिति वो भी हम देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो वादे ये कर रहे हैं इसका कुछ इनको फायदा मिल पाएगा या प्रभाव इसका, या आपके लिए चुनौती जैसे होंगे ये पॉइंट्स? तरीके से देश की जनता समझदार हो चुकी, जागरूक है, समझदार जागरूक है, और इनके बहकावे में, इनके छोटे छोटे वादे, लुभावने वादे, उनको पता है कि न ये सत्ता में आने वाले हैं और न इम्प्लीमेंट करने वाले। क्षेत्रीय पार्टी है तो कानून राज्यसभा में, लोकसभा में सब जगह बनाना पड़ता है, इनको शायद अच्छी तरीके से मालूम नहीं। रह जाती बात कि समाजवादी पार्टी ने सुझाव जो मांगा था, तो उसमें जनता ने 2 सुझाव जो दिए थे वो समाजवादी पार्टी ने छुपा लिए। एक सबसे बड़ा सुझाव ये दिया था कि अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि उनके ऊपर जो परिवारवाद का आरोप लग रहा है उसको समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से छुपा लिया। सबसे ज्यादा सुझाव उस पर आया था। और दूसरा सुझाव जो आया था वो आया था कि कांग्रेस पार्टी के साथ आप गठबंधन न करें, उसको भी जो है समाजवादी पार्टी ने छुपा लिया और दिखा दिया कि नहीं, जनता ने तो ये वादा किया, जनता ने ये सुझाव भेजा है। और इस तरीके से उन्होंने जो सुझाव जो इनके खिलाफ आया था उसको दिखलाया कि हमारे सपोर्ट में जनता ने सुझाव दिया है। बात आ जाती है, अगर जो आप कह रहे हैं किसान की एमएसपी की बात आती है, फसलों की एमएसपी की बात आती है, तो किसानों को भी अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सीमित संसाधन है, हम जबरदस्ती उनसे कोई वादा करके नहीं कर सकते, और जब तक हमारा मैनिफेस्टो नहीं आता, हमारा घोषणा पत्र नहीं आ जा सकता, तब तक हम जो है कोई निष्कर्ष नहीं ले सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते। ये शीर्ष नेतृत्व जो है वो हमारे ख्याल से 15 से 16 तारीख तक का टाइम दिया गया कि उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो है जनता के सामने आ जाएगा। उसके बाद समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र किस तरीके का है और समाजवादी पार्टी का किस तरीके का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके का। बात ये आती है कि जनता के बीच में हम बने हुए, जनता के बीच में हमने लगातार मेहनत की है, और जिस तरीके का लोग चाहते थे कि देश में माहौल हो, आज भारतीय जनता पार्टी वही माहौल दे रही है। आज भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है। आज किस तरीके से देश में अमन चैन है, थोड़ी सी अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने और मेहनत कर ली तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन बनी हुई है, आज आप देखें कि समाजवादी पार्टी असमंजस में है, वो खुद भ्रम में है, लगातार प्रत्याशियों के टिकट बदले जा रहे हैं। कभी आजम खां का दबाव बन जाता है, कभी शिवपाल यादव का दबाव बन जाता है, कभी किसी का दबाव बन जाता है, कभी वहां से। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने ही मतदाताओं को, अपने ही कार्यकर्ताओं को भ्रमित करके रखा है। और अभी भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है उनका कोई फिक्स नहीं है कि किस तरीके से उनको जो है बदल दिया जाए। कार्यकर्ता उनके बिल्कुल शिथिल पड़े हुए, कहीं पर भी कोई उनके अंदर उत्साह नहीं दिख रहा है। वहीं आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अकेले मोदी जी ने अब तक उत्तर प्रदेश में इतनी रैलियां कर दी, इतनी सभाएं कर दी है कि आप जिधर से भी गुजरेंगे, पश्चिम की वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर मानी जाती थी, लेकिन वो भी जयंत चौधरी के आने के साथ, और मोदी जी और भूपेंद्र चौधरी जी हमारे और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो मेहनत की है 2022 से अभी तक, हमने कोई अभी एकदम से चुनावी परजीवी हमने नहीं कि हम एकदम से उतरा हेलीकॉप्टर से और हमने जो है जनता के बीच में अपने को पेश किया। हम 2022 से लगातार जो है जो हारी हुई सीटें उस पर भी लगातार मंथन कर रहे हैं। आजाद शमसी जी, लेकिन इस वक्त बात मुद्दों की है, इस वक्त बात मुद्दों की है, उनको कैसे लेकर जाना है। अब आपका भी घोषणा पत्र होगा, उसमें किन चीजों को शामिल रखा जाएगा, तो जनता के ही मुद्दे को लेकर हम चले, समय में देख के और फिर उस पर चर्चा हम जरूर करेंगे, क्योंकि समय हो गया। विश्वदेव जी, बहुत जल्दी से एक छोटा सा सवाल है आपसे, ओवरऑल सिनेरियो इस बार के इलेक्शन का आप क्या देखते हैं? घोषणा देखिए, आम आदमी पार्टी की गारंटी हमने देख ली, कांग्रेस का न्याय पत्र देख लिया, सपा का भी घोषणा पत्र आ गया, अब बीजेपी की बारी है। लेकिन बीजेपी के ऑलमोस्ट पॉइंट क्लियर हैं, उनका विजन क्लियर है, वो क्या चाहते हैं, वो अपनी सारी बातों को लेकर ऑलरेडी चुनावी मैदान में है। ओवरऑल जो सिनेरियो देख पा रहे हैं उस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, रेलवे वाला जो मुद्दा है
वो बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, वो आम आदमी को इफेक्ट करता है, तो उसके ऊपर भाजपा को भी कुछ अपने स्पष्टीकरण देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत अहम बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो और समाजवादी वाले में भी है कि मीडिया को आजाद करेंगे। तो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, मीडिया को आजाद नहीं करिए, मीडिया को आप मीडिया आजाद है तभी आप और हम सब लोग डिबेट पे बैठते हैं, तभी हम लोग बात कर पाते हैं, आप भी खुल के बोल पाते हैं। तो हमें अपने काम करने दीजिए, हमारे ऊपर बंदिशें ना लगवाइए, हमें जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की तरह कोई मसौदा बनवा के दे दीजिए। मैं भाजपा से भी मांग करूंगा कि वो मीडिया के ऊपर, मीडिया के लिए एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, उसका जो पाकिस्तान जैसे देश में भी लागू है उसको भारत में लागू करवा दें, वो ज्यादा बेहतर होगा, हम लोग और बेहतर काम कर पाएंगे। जहां तक राखी जी बात है चुनाव में किसानों की बात जो है, पहले 2 फेज के इलेक्शन किसानों को देखते हुए ये बनाया गया है मैनिफेस्टो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, और लोक लुभावन जो वादे हैं किसानों के लिए कि उनका ऋण माफ कर देंगे, जब आप लोग सरकार में पहले थे तब भी ऐसा नहीं हो पाया, तो किसान भी एक सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आगे क्या करेगा। हाँ, वो विश्वास जरूर कर लेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको और विस्तृत तौर पे बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उसको कम करेंगे। ठीक है, चलिए समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, अखिलेश का दावा है पूरा होगा हर वादा, ये एक क्वेश्चन मार्क जैसा है, इसलिए क्योंकि आपने कह तो दिया, अब आपको जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखना है, लेकिन आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका रोड मैप क्या होगा, आप जो कह रहे हैं उसको करके कैसे दिखाएंगे, वो भी आपको जनता को बताना होगा, तभी क्लियरिटीज होंगी, और जब क्लियरिटीज होंगी तब शायद जनता एक बार विचार करे। बाकी पूरे इलेक्शन को यदि देखा जाए तो अब बीजेपी का घोषणा पत्र बाकी है, देखते हैं उसमें से क्या चीजें निकल कर आती हैं और फिर जनता का निर्णय क्या होता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।